Hello and welcome back, dear students, to the physics vision classes. Myself, Dr. Anuj Gupta, welcomes you back. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी बच्चों को. आई होप सारे वुड बी टीचर्स को और सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को, और आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होगे, आप अच्छे से काम कर रहे होगे. और हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फिलहाल हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम इसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं. उसे हम वन शॉट की तरह पढ़ते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से काम चल सकता है और किस तरह से आपने पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए काम करना है, वो सब हम बातचीत कर रहे हैं. तो लास्ट टाइम हमने पहले लैटिस वाइब्रेशंस पढ़ा, फिर हमने सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी. अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे. क्लासिकल, जिसमें क्लासिकल थ्योरी ड्रू लॉरेंट्ज थ्योरी की बात कर रहा हूं, उसमें हमने देखा कि पोटेंशियल को आपने क्लासिकल मान के प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो कुछ हल हुए, जैसे कंडक्टिविटी के बारे में बातचीत हो गई, ठीक है, लस्टर और ओपेसिटी को उसने क्लियर कर दिया. लेकिन कुछ पार्ट्स नहीं हुए. उसमें क्या था, उसमें वो कंडक्टिविटी में ससेप्टेबिलिटी की बात नहीं करता था, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की. ठीक उस तरह से ही वो जो है उसमें एक और कमी थी, हमने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी लगा के पार्टिकल इन ए बॉक्स वाला पोटेंशियल मान के और उसे सॉल्व किया था. ठीक, ये आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा. इसी के आगे हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं और वो सॉल्यूशन लेके आए हैं कि वो है बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी. तो जब हमने कंडक्टिविटी की बातें तो कर ली, हमने बातचीत तो कर ली कि एनोमलीज अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या चीजें हैं जो आपको अभी भी प्रॉब्लम देंगी, वो हमने अभी देखना है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आई, एक उसका फेल्यूर कहेंगे, वो ये था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताती. मतलब आपको पता है कुछ अच्छे कंडक्टर्स होती हैं सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स बुरे कंडक्टर होते हैं. ठीक, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो तो ये लेती है कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, एक तरह से वो लेती है. हालांकि ये भी ठीक नहीं है, नंबर डेंसिटी पे इस तरह से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है वो सिर्फ. लेकिन वो ये बात तो बता ही नहीं पाती कि कोई बैंड्स कहाँ पे बनते हैं, कोई चीज अच्छी कंडक्टर है कि बुरी कंडक्टर है कि बहुत बुरी कंडक्टर है, ये कैसे पता लगेगा, उसे क्लियरली वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसपे आज हमने काम करना है. हमने उसकी कंडक्टिविटी कैटेगराइजेशन को बैंड थ्योरी से समझना है कि वो कैसे उसे एक्सप्लेन करता है. ठीक है, ये हमारा टारगेट है. छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है, छोटा ही है, बहुत ज्यादा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उनमें से कई बार प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बन भी सकता है. तो अभी 15-20 मिनट के इस लेक्चर में आई होप आपको वो सारी वैरायटी मिल जाएगी और वो आप आराम से उसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो अटेम्प्ट कर पाओगे. तो ध्यान से समझना और अच्छे से कर लेना इसे. ठीक है, ओके. तो इसमें अच्छा और भी पॉइंट्स हैं, उसमें कमियां थी, जैसे वैलेंसी पैराडॉक्स है. हॉल इफेक्ट वाला आप नोट कर सकते हो कि ये प्रेडिक्ट करता था नेगेटिव हॉल कोएफिशिएंट फॉर ऑल मेटल्स, लेकिन एक्चुअल में कुछ मेटल्स के लिए पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स भी होते हैं. ठीक है, हॉल कोएफिशिएंट, हॉल इफेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली बुक में दोबारा जब ईएमटी में पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे. इसमें भी एक पार्ट आता है आगे सॉलिड स्टेट में जिसमें हम डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और सब चीजों की बात करते हैं. ठीक है, तब भी देख सकते हैं, उसमें भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा. फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो हॉल इफेक्ट नहीं है, हमारा टारगेट बैंड थ्योरी है. और इसमें सबका रीजन क्या था, इन सब का रीजन ये था कि ये फेल क्यों हो रही थी थ्योरी, क्योंकि हमने ज्यादा ही सिंपल पोटेंशियल मान लिया, कुछ ओवर सिंप्लीफाइड केस मान लिया. ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में कि क्या केस माना था. हमने ये माना था जो लास्ट टाइम क्लास में किया था कि क्लासिकल से हम चले क्वांटम की तरफ और पार्टिकल इन ए बॉक्स ले लिया और अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स आर फेसिंग द सेम पोटेंशियल, सारी एक ही पोटेंशियल पे हैं, वी पोटेंशियल पे. ठीक है, हर पॉइंट पे, हर जगह पे उन्हें एक ही तरह का पोटेंशियल मिल रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को. ये ओवर सिंप्लीफाइड है एक्चुअल में, और उसे भी सेम है, कांस्टेंट है, तो उसे जीरो ही मान लो, ये लो, और कैलकुलेशन आसान हो गई.
तो हमने कुछ इस तरह का केस लिया था, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अब अगली थ्योरी में हम क्या करेंगे, उसकी रियलिटी को समझने में, उसको और इंप्रूव करने में हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल को लेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक पोटेंशियल में ये होता है कि अगर एक जीरो पोटेंशियल भी जा रहा है तो वो एक टाइम तक जा रहा है, उसके बाद वो एक इंक्रीज पोटेंशियल होगा या डिक्रीज पोटेंशियल होगा। तो कहीं पे पोटेंशियल कम, कहीं पे ज्यादा, लेकिन वो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा जो भी हो। ठीक है, जैसे कि ये कि एटम से अगर इतनी डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल ऐसे कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया कम हो गया कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो गया एक तरह से कि वो कितनी डिस्टेंस पे है। जैसे इलेक्ट्रॉन गया, अगर एटम के पास जा रहा है, न्यूक्लियस के पास जा रहा है, तो उसे कोई खींच रहा है, उसका फोर्स कम लग रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसे। लेकिन वो उसी एटम से दूर जा रहा होगा तो वही एटम उसे वापस खींच रहा है, अब उसके लिए दूर जाना मुश्किल हो रहा है। पास आना आसान था, दूर जाना मुश्किल है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, उस पर फोर्स लगने वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, और वो किसी भी वे में आप पीरियोडिक ले सकते हो। तो इसमें रियलिटी ये है कि पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक टाइप का पोटेंशियल आप लोगे और उसके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इतना इजी नहीं लेना कि आप खत्म ही कर दो उसे। ठीक है, यहां से आपको चीज पता लगेगी, इतने ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन से बाहर आके आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। तो इसमें जो सबसे पहली थ्योरी आई दैट वाज ब्लॉक्स थ्योरम। ठीक है, और उसने बड़ी एक प्यारे से, बस रिजल्ट बता रहा हूं आपको सीधा सीधा, कि उन्होंने पोटेंशियल मान लिया, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा मान लिया, कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसे ले लिया। तो उनके पास वेव फंक्शन भी उस थ्योरी में सॉल्व करने के बाद कुछ इसी तरह का आया कि एक्सपोनेंशियल माइनस प्लस आयोटा के एक्स, ये टर्म साथ में आ गई, और ये वाला तो था ही था, वेव फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या समझने वाले हो, इसकी सिर्फ टर्म्स को समझना है आपने। ये आपको दे रहा है कंप्लीट वेव फंक्शन, ये उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्वांटम स्टेट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये क्या है, यूके क्या है, ये एक पीरियोडिक मॉड्यूलेटर है। ठीक है, ये स्पेशल एक्स का फंक्शन है ना, स्पेस को ले रहा है ना, टाइम को नहीं ले रहा, स्पेस को ले रहा है। ये उसमें एक ऐसा फंक्शन आया है जो कि एक टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है, और ये वाला फैक्टर जो है ये आप इससे अच्छे से वाकिफ हो, ई आयोटा के एक्स, ये सिनोसॉइडल को कॉस एक्स प्लस साइन के एक्स को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा ये भी देख लेना कि यहाँ पे के रेसिप्रोकल लैटिस वाला वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। अभी रेसिप्रोकल लैटिस में नहीं जा रहे हम, इस केस में जनरल निकाला और के वेक्टर आ गया, आर्बिट्रेरी वेक्टर आ गया, जैसे जनरली आ जाता था। वेव मोशन वाले में भी हमने उसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि ब्लॉच थ्योरम ने प्रूव किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक लैटिस इज सिंपली ए फ्री वेव मैथमेटिकल मोल्डेड बाय ज्योमेट्रिक लेआउट। मतलब ये देख लो, इसी तरह का एक पीरियोडिक सा फंक्शन आ गया हमारे पास और एक उसमें एक फैक्टर आ गया। इस तरह का रिजल्ट यहां पे हमें देखने को मिलता है। लंबी कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, उसमें नहीं जाना है, सिर्फ आइडिया लेना है कि पोटेंशियल किस तरह का था। उस पोटेंशियल को लेके हमने श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व की, माना क्वांटम मैकेनिकली, लेकिन श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व की और हमारे पास कुछ इस तरह का वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, अब किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको कि आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखो, ओके, तो ये क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्या पूछा गया है, बस इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ब्लॉक्स थ्योरम क्या बोलती है, स्टेट दैट विद इन ए क्रिस्टल द वेव फंक्शन, इससे थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, उससे आपको और ज्यादा शायद क्लैरिटी रहे। ओके, तो यहां से हम देख लेते हैं आगे कि क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देखो,
इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ब्लॉच थ्योरम स्टेट दैट विद इन ए क्रिस्टल द वेव फंक्शन साई आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द फॉर्म साई आर। अभी अभी जो मैंने रिजल्ट लिखवाया वो किसमें लिखवाया, साई एक्स, यानी कि वन डायमेंशनल। अब आप इसे थ्री डायमेंशनल में करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के डॉट आर लिख लेना, ठीक है। और साथ में क्या लिखोगे, यू के आर लिख लेना, एक्स की जगह हमने एक्स वाई जेड में कर दिया, थ्री डायमेंशनल, सिंपल है। तो ये रिजल्ट आएगा, ये तो आपको पता लग गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में साई आर यू आर ई आयोटा के आर, ओके, साई आर इज इक्वल टू यू आर ई आयोटा जी डॉट आर, ये भी जी डॉट आर, ये भी के डॉट आर, ओके। चार ऑप्शंस आ गई, चारों की फॉर्म कुछ ऐसी सी है, चारों की फॉर्म्स कुछ सेम सिमिलर फॉर्म है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है यू आर इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, गलत हो गया क्योंकि यू आर आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है, पता है ना आपको, यू आर एक पीरियोडिक, यहां पे था ना एक्स प्लस ए, पीरियोडिक एक वेक्टर है, ठीक है। तो अगला भी गलत हो गया, यू आर इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अगला है यू आर इज ए पीरियोडिक लैटिस वेक्टर, ठीक है। ये पीरियोडिसिटी क्या है, ये लैम्डा से दे दी, डेल्टा से, और वो दे दिया लैटिस वेक्टर। यहां पे हम ए से लिखते हैं ना, वो भी लैटिस वेक्टर है, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन हो सकती है। आगे देखो, G इज अ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो ये गलत हो गया। क्या बताया था आपको, रेसिप्रोकल वेक्टर नहीं है ये जो ये K है ना, ये रेसिप्रोकल वेक्टर नहीं है। अगला देखो, यू आर इज लैटिस वेक्टर, ओके, K इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, तो ये आंसर सही है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ है, लेकिन इसी तरह से पूछा जा सकता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से बातचीत करते हैं, आपको बेसिक फॉर्म पता होनी चाहिए। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, आगे चलते हैं। अगला इसी थ्योरम में अगली मॉडिफिकेशन क्या थी कि आपने कुछ ज्यादा ही सिंपली वो ले लिया, जनरलाइज। आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना, तो बहुत ज्यादा जनरलाइज जा सकते हो कि एक ऐसी स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो सारी दुनिया पे लग जाएगा, नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ना बहुत ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हो, अगर मैं भी किसी चीज को बहुत ज्यादा सिंपलीफाई कर दूंगा तो वो आपके लिए इतनी रेलिवेंस की नहीं रहेगी। किसी चीज को मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, हो सकता है बहुत तालियां बजाओ, क्या बात सर, क्या बात है सर, क्या बात है, आपके काम की नहीं होगी वो, ठीक है। तो हमें एक स्टेज पे रहना होता है, एक लेवल पे रहना होता है कि उस पे बात करो जो आपके लिए रेलिवेंट हो। ऐसे ही थ्योरीज चलती हैं हमारी बेसिकली, कि हम बहुत ज्यादा सिंपलीफाई करके कभी कोई ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आइडियल केस मान लो, लेकिन फिर एक एक करके हम उसकी अजम्पशंस को हटाते हैं। तो अब इन्होंने जो पीरियोडिक पोटेंशियल लिया, क्रॉनिक पेनी ने उसे क्या किया, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया, या थोड़ा सा एक फिक्स फॉर्म में ले आए। तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि भाई एक पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल जो है कुछ इस तरह से चलता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, या मान लो जीरो है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो जीरो ही पोटेंशियल चलेगा, लेट्स से ए डिस्टेंस तक, और फिर पोटेंशियल बढ़ गया, कितना हो गया, मान लो वी नॉट हो गया। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये पोटेंशियल वी नॉट रहेगा, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल ले लिया हमने। तो एक ऐसा एरिया है जो काफी देर तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसके बाद वो एक एटम के पास आ गया, तो एटम के पास आने और दूर जाने में बीच में एक डिस्टेंस तक उस पर फोर्स कांस्टेंट लग रही है, उसके बाद वो फिर नीचे आया और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो कुछ इस तरह के पोटेंशियल में वो मूव कर रहा है। तो ए डिस्टेंस तक उस पर कितना, जीरो पोटेंशियल, और बी डिस्टेंस तक उस पर वी नॉट पोटेंशियल, फिर ए डिस्टेंस तक उस पर ए प्लस बी हो गया ना टोटल, जीरो पोटेंशियल, और फिर ऐसे आगे जाएगा तो B यानी कि A प्लस टू बी डिस्टेंस तक उस पे लगेगा V नॉट पोटेंशियल। इस तरह का कुछ पोटेंशियल उसने अज्यूम कर लिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी को मैं यहां पे डायग्राम में दिखा देता हूं। इसे अज्यूम करोगे तो अब आपके पास दो केस बन जाएंगे,
कौन कौन से दो केस बनेंगे? एक तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। श्रोडिंगर इक्वेशन याद है ना, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर लगा के ई माइनस वी नॉट यहां पे होता था, बी साई होता था। तो अब एक बार आप v में लगाओगे, यहां वैल्यू भरोगे 0 और एक बार वैल्यू भरोगे v नॉट। तो एक बार आएगा आपके पास साई 1, एक बार आएगा आपके पास साई 2। दो इक्वेशंस बनेगी, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, उस पे बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे कि यहां से जब 0 से v नॉट पे गया या v नॉट से 0 पे गया तो सिमेट्री रहनी चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी रहनी चाहिए। ये वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स एक बार फिर से लेक्चर देख लेना, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इसने केस माना और केस मान के आपको इस तरह के पोटेंशियल को सॉल्व करना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पोटेंशियल में उसने बातचीत करी। अब करके क्या हुआ वो मैं बता देता हूं। फाइनली करके जो सॉल्यूशन आया वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, इस तरह की इक्वेशन आ गई जिसमें क्या लिखा हुआ है, P ऑफ साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कॉज अल्फा ए इज इक्वल टू कॉज के ए। इस तरह से ए तो आपको मालूम ही है ना, वो डिस्टेंस तक लिया ना लेटिस वेक्टर वाला, वो डिस्टेंस जिसके बाद पीरियोडिसिटी 0 से v नॉट पोटेंशियल पे जा रहा है ना। तो ये वाली इक्वेशन को हमने प्लॉट किया तो यहां पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस पे अल्फा ए ले लिया। ठीक है, अल्फा ए के विद रिस्पेक्ट टू ये पूरा वेरिएबल प्लॉट कर दिया। लेकिन अब आप इसमें एक बात देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि P क्या है, P पोटेंशियल पे डिपेंडेंट एक फैक्टर है, पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। आप कितना पोटेंशियल ले रहे हो, कितनी रेंज के लिए ले रहे हो, कितनी लेंथ के लिए 0 पोटेंशियल, कितनी लेंथ के लिए v नॉट पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या, सब पे डिपेंड कर रहा है ये P फैक्टर जो है। ठीक है, तो अब इसमें एक कमाल की बात ये है कि लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है हमने प्लॉट कर ली, राइट हैंड साइड जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1, मिनिमम कितनी है, -1। तो अगर इस तरफ अल्फा ए की कोई भी वैल्यू या P की कोई भी वैल्यू इस टोटल को 1 से बड़ा या -1 से छोटा बनाएगी तो वो अलाउड है, वो नहीं अलाउड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन तो इसके बराबर नहीं रहेगी फिर, राइट। तो यहां पे हमें एक बड़ी कमाल की चीज आई कि कुछ वैल्यूज अलाउड है, ठीक है, और कुछ क्या है फॉरबिडन। जिसके लिए +1 से ऊपर वैल्यू जा रही है, -1 से नीचे जा रही है, वो सारी वैल्यूज हैं फॉरबिडन, और उसके बाद वाली, उसके बीच वाली वैल्यू सारी हैं अलाउड। तो इसने एक रेंज दे दी, इसने एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि भाई बैंड्स बनेंगे, कोई अलाउड बैंड है, कोई फॉरबिडन बैंड है, कोई फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होएगी और कोई फ्रीक्वेंसी या एनर्जी नहीं होएगी। ठीक है, बस ठीक है, उसी के हिसाब से आप ब्रिलियन जोन बना लेते हो और उसके डायग्राम्स बना लेते हो, -π/a 2π/a जा रहा है, या जैसे भी जो भी वैल्यूज में जा रहा है आपको पता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट था और यहां तक हमारा काम हो गया। और अगली बातचीत से पहले मैं एक बार और, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो, उसका आइडिया दे सकता हूं आपको। तो इसमें एक और अगर आइडिया दूं मैं आपको तो ये बता देता हूं कि यहां पे हम लेते कैसे हैं। तो जब हमने वो पार्टिकल इन बॉक्स वाला आर्टिकल किया था, अगर आपने नहीं किया तो एक बार उसे प्लीज कर लेना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपने देखा था उसमें कि ई एन जो है, पिछली बार भी लिखा था n² π² h² अपॉन 2ma² है, और उसमें हमने पोटेंशियल भी निकाला था, ये 2ml² ले लो, l², यहां पे l² लिया था। ठीक है, और इसे हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, जो k होता है 2π/λ, और लैम्डा जो होता है वो आपको दिखाया था ना मैंने पिछली बार कि लेंथ के टर्म्स में आता है,
जब हम ग्राफ बनाते थे तो n इज इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा पूरी लेंथ में हाफ वेवलेंथ आ रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आप n इज इक्वल टू 2 ले रहे हो तो पूरी लेंथ में एक कंप्लीट वेवलेंथ आ रही है। इसके बाद अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए ले रहे हो तो क्या होगा, तो उसमें ऐसे आ जाएगी। तो लैम्डा जो है वो एल पे डिपेंडेंट है और इसी फॉर्म को हम यहां से के की फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये जो है ये के की फॉर्म में आ जाएगा और के में जो डिपेंडेंसी है, जिस तरह से कुछ वैल्यूज अलाउड है और कुछ वैल्यूज नहीं अलाउड, उसके हिसाब से हमारे पास फॉरबिडन और अलाउड बैंड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल ध्यान से पढ़ना, मैंने पेपर में पहले भी बताया 100% पेपर में आएगा। पार्टिकल इन बॉक्स वाली प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स में तसल्ली से करी है हमने, वहां पे भी आप दोबारा देख सकते हो। ठीक हो गया, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, बस काम खत्म, फिर बाकी और कुछ नहीं है। तो एक तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी, तो अगर आप वेलोसिटी हमने पहले डिफाइन कैसे की थी, फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी, तो ओमेगा बाय के, और अगर ग्रुप वेलोसिटी ले रहे हो तो डी ओमेगा बाय डी के। और ओमेगा जो है अगर हम लिखें ई की फॉर्म में तो ई इज इक्वल टू एच न्यू से एच कट ओमेगा बनता है। तो ओमेगा जो है दैट इज ई बाय एच कट। तो यहां पे डी ओमेगा की जगह अगर आप लिख लो 1 बाय एच कट ऑफ डीई बाय डी के तो हो जाएगा काम। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। कौन सी वेलोसिटी है, बेसिकली ये ग्रुप वेलोसिटी है। जब भी डेरिवेटिव की टर्म्स में आए तो मतलब आप ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, और यहां से इसमें ये रिलेशन आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ग्रुप वेलोसिटी निकाल लो जी। ई और के की मतलब एनर्जी का के के साथ रिलेशन देके और वो पूछ लेंगे कि बताओ जी ग्रुप वेलोसिटी कितनी है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कर सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, वो आता है इफेक्टिव मास का। मास, इफेक्टिव मास। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मास नेगेटिव हो सकता है। हाँ जी, आपको हो सकता है जी नेगेटिव इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास होता है वो बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या है, उसे भी ऐसे ही निकाल लिया। अगर आप फोर्स को लिख लोगे, मास को लिख लोगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स को लिख लोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एक्सेलरेशन। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली ना पिछले में डीई बाई डी के, तो ऐसे ही अगर मैं उसका डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन लिख लूंगा, एक्सेलरेशन इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इस टर्म का, और उसे इससे डिवाइड कर लूंगा, जो कॉमन फैक्टर होगा काट दूंगा, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश लिख लेता हूं मैं, और क्या आ जाएगा हमारे पास एक इफेक्टिव मास की टर्म आ जाएगी विच इज गिवन बाय दिस। तो ये भी फॉर्मूला आप सिंपली याद कर सकते हो कि क्या हो रहा है, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला भी कहीं कहीं पे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कर्वेचर की फॉर्म में मास आ गया, कर्वेचर की फॉर्म में। और कर्वेचर आपको मालूम है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मैक्सिमा पे निकाल रहे हो कि मिनिमा पे निकाल रहे हो, डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव है। तो अगर आप मैक्सिमा पे और मिनिमा पे देखोगे तो सिंगल डेरिवेटिव विल बी जीरो। जहां सिंगल डेरिवेटिव जीरो होगा वहां डबल डेरिवेटिव देखोगे, डबल डेरिवेटिव में या तो डबल डेरिवेटिव में वो ग्रेटर देन जीरो आएगा या लेस देन जीरो आएगा या इक्वल टू जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, इक्वल टू जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पे भी इक्वल टू जीरो तो हम नहीं आने देंगे, पर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो के हिसाब से कर्वेचर पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से इफेक्टिव मास भी चेंज हो जाता है और कुछ इस तरह से उसके ग्राफ्स आ जाते हैं, जो कि अगेन फॉरबिडन और उसकी बात अलाउड की बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, बस कुछ भी टिपिकल नहीं था। और यहां से हमें पता लगा कि एक बैंड होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, और बीच में जो होता है वो फॉरबिडन बैंड होता है, मतलब वैल्यूज अलाउड नहीं होती। ठीक है, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही हैं, सारे फुली फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं तो मतलब वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अब ये गैप पे डिपेंड करेगा ना कि फॉरबिडन कितना है। तो जहां बिल्कुल गैप नहीं है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, वो हो गया हमारे पास कंडक्टर्स।
और जहां पे गैप थोड़ा सा है वो हो गया सेमीकंडक्टर, और जहां पे फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है वो हो गया हमारे पास इंसुलेटर। तो जहां फॉरबिडन गैप वाली बैंड वाली बातचीत आ गई वहां हमारे पास बैंड थ्योरी बन गई। ये टॉपिक हमने एक बार डिटेल में बैंड थ्योरी एक और तरीके से भी पढ़ा है जहां हमने सेमीकंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, वहां से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही काम था और तो कुछ नहीं है, क्रक्स बताना उस स्टोरी का पूरा तो यही है कि एटॉमिक लैटिस स्ट्रक्चर से क्वांटम बैंड तक पहुंचे हम, और वहां से हमने बता दिया कि कौन कौन से अलाउड और फॉरबिडन बैंड हैं। तो इतना ही काम था इसमें, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें अगर आप रिवाइज करो तो पहले क्या कमी थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, कौन सी थ्योरी हमने ली, बैंड थ्योरी। कैसे ली कि ओवर सिंप्लीफाइड पोटेंशियल को ब्लॉक थ्योरम लगा दी और उसमें एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ले लिया विच इज क्रोनिग पेनी मॉडल। वो वाले पोटेंशियल के हिसाब से हमने देखा कि अलाउड या फॉरबिडन बैंड बन रहे हैं, और दो नई डेफिनेशन सीखी कि इफेक्टिव वेलोसिटी और इफेक्टिव मास हमारे पास हम कैसे निकाल सकते हैं विद द ई एंड के रिलेशन। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही काम था करने वाला। यहां तक ये चैप्टर हो गया है आपका। इसके बाद बैंड थ्योरी आपने सेमीकंडक्टर्स वाली देखनी है। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना और पढ़ते रहना। ठीक है, सेहत का भी ध्यान रखना अपना, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना, तंग नहीं होना। आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे आराम से, प्यार से, बड़े आराम से है। फिजिक्स बड़ी मजेदार चीज है, सीखने वाली चीज है। ठीक, जहां देखो वहीं फिजिक्स है। ठीक है, पूरब में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सब जगह फिजिक्स ही फिजिक्स है। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। इतने टाइम के लिए जब पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट को, ऐसे पढ़ो कि बस कैसे बताऊं। ठीक है, तो पढ़ते रहो उस तरह से, बड़ा मजा आएगा, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, और बड़े प्यार से ऐसे निकलेंगे क्वेश्चंस। ये लो, हो गया हो गया हो गया, इसमें क्या, प्रैक्टिस चाहिए, एक बार अंडरस्टैंडिंग बना लो उस लेवल की। ठीक, तो इसी होप के साथ कि आप वो सीखोगे भी, मजे भी करोगे, और उसमें फिर फोड़ दोगे पेपर में कि भाई धो डाला। ठीक है, आता था ये तो आधे घंटे में करके खत्म किया, कौन 2 घंटे वेट करेगा। तो उस एटीट्यूड के साथ हम जाएंगे, पूरी प्रैक्टिस के साथ। आपने पढ़ते रहना है, पूरी मेहनत के साथ काम करते रहना है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।